चैप्टर थर्ड क्लासेस चैप्टर थर्ड फीचर्स प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। जैसा कि हम सब जानते हैं एग्रीकल्चर का मीनिंग, एग्रीकल्चर सिंपल जो भी हम कृषि उत्पादन के लिए या फिर जो भी हम सिंपल उत्पादन खाने के लिए जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं वीट का क्रॉप्स का सब एग्रीकल्चर कैटेगरी में रखा गया है। तो इसमें इसका इकोनॉमिक्स में क्या योगदान है तो हम इसमें आज पढ़ेंगे इसमें चैप्टर थर्ड में। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर की क्या है। फर्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान होता है। एग्रीकल्चर मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन इंडिया। इट हैज डिक्लाइन ओवर टाइम। ये बराबर गिरती जा रही है समय दर समय के अनुसार फ्रॉम एज हाई एज 51% इन 1950 51 यानी 51% 1950-51 में इसका योगदान हुआ करता था। अगर हम बात करेंगे टू 14.4%, अब कितना आ गया 14.4% आ गया 2018 और 19 में। 2018-19 में 14.4% अब इंडियन एग्रीकल्चर का जीडीपी में योगदान है। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी एक राष्ट्र में किसी भी एक देश में जितने भी चीजों का उत्पादन किया जाता है क्या कहलाता है? आपका जीडीपी कहलाती है उसकी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की लोगों ने खेती करना कम कर दिया है या फिर लोगों ने खेती करना छोड़ दिया, लोगों ने खाना कम कर दिया, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर की बजाय और बाकी इंडस्ट्रीज हैं और बाकी जो सेक्टर्स हैं उन्होंने अपना योगदान बराबर ले लिया है। नेक्स्ट सेकेंड है सप्लाई ऑफ वेजेस गुड्स या वेज गुड्स। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स वेज गुड्स अबाउट 121 करोड़ ऑफ पीपल इन इंडिया। 121 करोड़ लोगों को भारत में वेज प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है एग्रीकल्चर। वेज गुड्स आर द नेसेसरी ऑफ लाइफ। वेज गुड्स कौन कौन से होते हैं? ऐसी वो खाद्यान्न, ऐसी वो वस्तुएं जो सारी नेसेसिटी फॉर द लाइफ यानी पूरी तरीके से आवश्यक होती है किसी जीवन के लिए, सच एस वीट, राइस, पल्सेस, मैजे, बाजरा, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा। ये सारे किस में सप्लाई ऑफ वेज गुड्स में काउंट की जाएंगी। नेक्स्ट इज सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये एक रोजगार का जरिया है। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ सिग्निफिकेंट सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी ये पूरी तरीके से योगदान देता है एम्प्लॉयमेंट रोजगार के क्षेत्र में। ओवर 50% यानी 50% से ज्यादा ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। 50% से ज्यादा लोग किस में इंगेज है? एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज है। नेक्स्ट इज सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑफर्स एज अ हाई सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री यानी एग्रीकल्चर पूरी तरीके से सपोर्ट करती है किसे? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। बोथ रेलवे एंड रोडवेज आर कैरीज ऑफ फार्म प्रोडक्ट इन इंडिया यानी रेल के द्वारा और रोडवेज जैसे ट्रक, बसेस, इसके माध्यम से प्रोडक्ट को भारत में एक जगह से दूसरी जगह पर सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के फीचर्स कौन कौन से? लो प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन के क्षेत्र में अगर हम बात करें जैसे चावल के उत्पादन के क्षेत्र में भारत का तीसरा स्थान, गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में भारत का दूसरा स्थान, दूध के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान। इस तरीके से यानी लो प्रोडक्टिविटी ये इंडिया की फीचर्स इंडियन एग्रीकल्चर में काउंटेड होती है। नेक्स्ट इज डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर है बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड है? हमारी रेनफॉल यानी हमारी जो नेचुरल क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स यानी बराबर हम कोई भी जितने भी अगर हम बात करें इनोवेशंस की, हमारी इंडियन एग्रीकल्चर बराबर हमारे जो गेहूं बाकी और जो भी क्रॉप्स हैं सारे किससे? बैल, ट्यूबवेल, इनके माध्यम से हमारे रोपे जाते हैं, सींचे जाते हैं, उनकी फसलों की सिंचाई की जाती है। तो लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स हमारे उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट इज स्मॉल लैंड होल्डिंग। ये लोगों के पास बड़े बड़े किसान यानी मार्जिनल किसान आपके कम है। लो कैपेसिटी स्मॉल लैंड होल्डिंग आपकी कम है। और बाकी जितने भी अगर हम बात करें जैसे लोगों के पास कम भूमि का मात्रा का होना, स्मॉल लैंड होल्डिंग। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर यानी अब इसमें इंडियन एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है? फर्स्ट इज लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। सिंचाई के बराबर यानी परमानेंट कोई भी संसाधन नहीं है।
लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं है। थर्ड इज डिफिशियंसी ऑफ फाइनेंस, यानी जो फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका कहीं ना कहीं वित्तीय घाटा है। फोर्थ इज स्मॉल लैंड होल्डिंग, सेम प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर। तो प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर बात करेंगे तो 4 टाइप्स की इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है। फर्स्ट इज लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के संसाधन व्यवस्थित तरीके से ना होना। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम का पूरी तरीके से विकसित ना होना। थर्ड इज डिफिशियंसी ऑफ फाइनेंस, जो वित्तीय के क्षेत्र में यानी जो भी हमारा अगर हम बात करें एफडीआई वगैरह की, या फिर अगर हम बात करें पूरे कंप्लीटली इसमें फाइनेंस की सुविधा इसमें उपलब्ध नहीं है, उसकी कमी है। नेक्स्ट इज स्मॉल लैंड होल्डिंग, लोगों के पास बराबर मात्रा में, उचित मात्रा में ही जमीन का सुविधाएं हैं। नेक्स्ट रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, अगेन रिफॉर्म्स अगर हम बात करेंगे यानी इंडियन एग्रीकल्चर में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। देयर आर सम रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कई एक हमारे चेंजेस हुए इंडियन एग्रीकल्चर में बाय द गवर्नमेंट के द्वारा कई चेंजेस किए गए हैं। जो तो ओवरऑल चेंजेस है वो आपके 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट कौन सा इसमें, फर्स्ट टेक्निकल रिफॉर्म्स, सेकंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, थर्ड इज जर्नल रिफॉर्म्स। फर्स्ट आते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या है, यूज ऑफ H5V सीड्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में अगर हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेंट, कोऑपरेटिव फार्मिंग, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। जनरल रिफॉर्म्स की अगर बात करेंगे रेगुलेटेड एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। ये हमारे किसके हैं, सारे सारे अगर हम बात करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर में चेंजेस किए हैं। फर्स्ट इज टेक्निकल रिफॉर्म्स वाले सेक्शन में न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, यानी बराबर एक नई प्लानिंग की गई। फर्स्ट इसमें कैटेगरी रखा गया यूज ऑफ H5V सीड्स, हाई यील्ड वेराइटीज सीड्स का इन्होंने यूज किया। यहाँ पर नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन, जो भारतीय फसल अगर हम बात करेंगे संगठन है, हैज बीन सेटअप टू प्रमोट द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ H5V सीड्स, यानी किसके लिए ग्रोथ प्रमोट किया गया था, किसके लिए बनाया गया था, ये प्रमोट करने के लिए ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ H5V सीड्स। H5V सीड्स की हाई यील्ड वेराइटी, यानी फसल की ऐसी वो मात्रा, ऐसे वो बीज, ऐसे वो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर जो सीधे सीधे कहीं ना कहीं अगर प्रोडक्शन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, H5V सीड्स की कैटेगरी में रखी जाती है। इसकी फुल नेम क्या है, हाई यील्ड वेराइटीज सीड्स इसका नाम है। H5V सीड्स रिलेटेड टू व्हीट, बाजरा, राइस, ज्वार, कॉटन, ये सारी किसकी कैटेगरी है आपकी H5V सीड्स की हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड है आपका यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर का बराबर यूज होना। यूजिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, यानी अगर हम बात करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर बढ़ा देते हैं, किसे इंक्रीज कर देते हैं, द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। इन 2018-19 के अनुसार नियरली 302.58 लाख टन्स, यानी 302.58 लाख टन्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर वर यूज। इतना हमारा 2018 में 19 में हमारा इतना यूज हो चुका है केमिकल फर्टिलाइजर का, किसमें, एग्रीकल्चर के सेक्टर में। नेक्स्ट इज सी साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस, साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग रिलेटेड टू सिलेक्टिंग ऑफ क्रॉप्स। साइंटिफिक मेथड के जैसे अगर हम बात करें ट्रेडिशनल और साइंटिफिक, ट्रेडिशनल एंड साइंटिफिक में दोनों में डिफरेंसेस केवल इतना है। साइंटिफिक की अगर हम बात करेंगे कि अगर किसी भी फसल का उत्पादन किया जा रहा है तो वो बराबर, अगर ट्रेडिशनल की बात करेंगे किसी के खेत में गेहूं हो रहा है तो वो गेहूं हो रहा है, किसी के गन्ना हो रहा है तो गन्ना ही 50 सालों से बोते आ रहे हैं। तो लोगों ने वो चीजें खत्म करके अपनी सॉइल यानी जो मिट्टी का परीक्षण करवाया, मिट्टी का परीक्षण कराने का उसे पता चला कि हम अपने खेतों में छोटे, अगर सपोज किसी एक व्यक्ति के पास 5 बीघा खेत है, 5 बीघे खेत में उसने 1 बीघा में तो उसने गोभी लगा ली, 1 बीघा में उसने आलू लगा लिया, 1 बीघा में उसने कुछ गेहूं लगा लिया। तो यानी साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट के बेसिस पर ये सारी चीजें इसमें बताया ना अभी, साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग रिलेटेड टू द सिलेक्टिंग ऑफ क्रॉप्स का सिलेक्शन है एंड देयर क्वालिटी, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव कराना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी जो हमारी जो मृदा है, यानी जो भूमि का है, जो भी हमारे पास जमीन है उसकी जो मिट्टी है
उसे बराबर उसे व्यवस्थित रखना। सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स का रोटेशन, बरसात में कौन सी, गर्मी में कौन सी, सर्दियों में कौन सी, बसंत में कौन सी, रबी की फसल, खरीफ की फसल, तो ये सारा किसमें साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस में ये काउंट किया गया। टेक्निकल रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में? फर्स्ट, यूज ऑफ HYV सीड्स, बी यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, सी साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस, इन सबके यूज हुए। नेक्स्ट इसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का मतलब यानी कोई संस्थागत चेंज हुए हैं, या फिर लैंड रिफॉर्म्स कोई भूमि के चीजें जितनी भी भूमि से रिलेटेड उसमें कोई भी चेंजेस हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स की कैटेगरी में रखा गया। तो सेकंड कौन सा आएगा? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स। फर्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ रेंट, जो किराया पद्धति है उसके जो नियम कानून है उसमें चेंजेस किया गया। जैसे फर्स्ट इज गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रेगुलेशन ऑफ लैंड, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया क्या, किसके बारे में? रेगुलेशन ऑफ लैंड के बारे में डिसाइड किया। दीज आर नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ वैल्यू ऑफ द क्रॉप्स, यानी फसल के 1/3 पार्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसमें आया आपका? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में और लैंड रिफॉर्म्स भी से हम बोल सकते हैं। बी पार्ट, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है? कोऑपरेटिव फार्मिंग इज एनकरेज टू स्मॉल लैंड होल्डिंग, जो छोटे छोटे भूमि टुकड़े वाले किसान हैं, छोटे लेवल के जो किसान हैं, उन्हें कोऑपरेटिव फार्म, उन्हें बढ़ावा दिया गया स्मॉल लैंड होल्डर्स को। टुगेदर दे कैन परचेस, वो उनके साथ मिलकर के परचेस कर सकते हैं इनपुट्स एट अ हायर प्राइस, वो बड़े बड़े मूल्यों पर परचेस कर सकते हैं। एंड सेल देयर प्रोड्यूस एट हायर प्राइस, वो अपना जो भी उसका प्रोडक्शन है वो हायर प्राइस पे उसे सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स क्या है? जो नॉर्मली अगर हम बात करें एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, ये केवल एक दो लोगों के बीच में जैसे तीसरे लोगों का हटा देना। जैसे अगर हम बात करें सीधे मंडी उत्पादन और अगर किसान के बीच में, दोनों के बीच में अगर इंटरमीडिएट जो भी वर्क करते थे उसे सीधे सीधे खत्म किया गया। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स पॉपुलरली नोन एज जमींदार, किसके नाम से जाने जाते हैं? जमींदार के नाम से जाने जाते हैं। हैव बीन एबॉलिश्ड, खत्म हो चुके थे। दिस हैज बीन डन विद अ व्यू स्टॉपिंग एक्सप्लोरेशंस ऑफ द कल्टिवेटर्स बाय जमींदार्स, यानी जो उनके द्वारा प्रतिरोधित है, यानी जमींदार के द्वारा बराबर उन्हें टीज किया जा रहा फार्मर्स को, उसे रोकना था। नेक्स्ट इज जनरल रिफॉर्म्स। जनरल रिफॉर्म्स में क्या आया? फर्स्ट इसमें प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, जो उधार देने की क्षमताएं हैं वो उसमें जनरल रिफॉर्म्स में रखी गई। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हैव बीन सेटअप टू प्रोवाइड, यानी कोऑपरेटिव क्रेडिट जो सोसाइटी है वो सेटअप की गई, क्यों की गई? प्रोवाइड क्रेडिट टू, यानी उधार देने के लिए फार्मर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 1982। 1982 में 1982 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यू हैव बीन स्टडीड अबाउट दिस पॉइंट इन क्लास 9th। क्लास 9th और 10th में आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा, नाबार्ड के बारे में। तो ये नाबार्ड वर्ड है इसमें। 1982 में इसकी स्थापना की, वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू द फार्मर्स एट नेशनल लेवल। राष्ट्रीय स्तर पर इसे स्थापित किया गया, किसके लिए? फार्मर्स को चीप रेट पर क्रेडिट उधार मिल सके। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें वर्तमान के समय, वर्तमान में देयर आर 94,647 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज, क्रेडिट सोसाइटी आर एंड 768 रूरल डेवलपमेंट बैंक्स इन कंट्री। अगर हम प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें उसमें 94,647 बराबर इसमें सोसाइटी काम कर रही है। और अगर हम रूरल डेवलपमेंट बैंक्स की बात करें 768 इसमें रूरल डेवलपमेंट सोसाइटीज हैं जो इसके इंप्रूवमेंट यानी प्रोविजन फॉर क्रेडिट के सेक्टर में इसमें वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट इज अचीवमेंट्स ऑफ अरेगियन रिफॉर्म्स, या फिर बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। यू हैव स्टडीड अबाउट द ग्रीन रिवॉल्यूशन क्लास ऑल्सो 9th 8th एंड 10th ऑल्सो। आई थिंक दैट बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज अ पार्ट फॉर द इकोनॉमिक्स। लगभग अगर हम बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन की, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है। द टर्म ग्रीन रेफर्स टू द क्रॉप्स एंड रिवॉल्यूशन रेफर्स टू द रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस। अगर हम बात करेंगे किसी ग्रीन रिवॉल्यूशन की, अगर हम बात करें जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन फॉर द इंक्रीजमेंट ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन, अगर बात करेंगे गोल्डन रिवॉल्यूशन इज इंक्रीज फॉर द पल्सेस। एंड अगर हम बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन की, यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? जितनी भी फसल वगैरह उसके उत्पादन से रिलेटेड है। इन द ईयर 1967-68
itself, food grain production increased nearly 25%. किसका? फूड का जो भी आपका प्रोडक्शन है बढ़ गया था, किससे? 25% से बढ़ चुका था। इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट ऑफ फूड ग्रेन। इंडिया पूरी तरीके से कैपेबल हो गया था, फसलों के उत्पादन के लिए पूरी तरीके से कैपेबल होने लगा था। अब इसमें दो फेज यूज हुए, फर्स्ट फेज देन सेकंड फेज। फर्स्ट फेज इज मिड 1960-70, यानी 1960 से लेकर के 70 के दशक में इसे यूज किया गया, जिसमें पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन तीनों सेक्शन को इसमें रखा गया फेज फर्स्ट में। फेज सेकंड में कौन कौन से आए? इसमें 70 से लेकर के 80 है, 1970 से लेकर 80 तक के बीच में फ्लोर इन रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, जो भी बचे हुए राज्य थे उसमें ये लागू किया गया। अब बात करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन के फीचर्स की। फीचर्स क्या क्या है इसके? फीचर यानी बात करें, फर्स्ट इज प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स वाज एस्टिमेटेड एट 3600 kg पर हेक्टेयर इन 2019-20। 2019-20 में ये 3600 किलो के हिसाब से ये नापी गई इसकी प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स की, एज कंपेयर टू 660 kg पर हेक्टेयर, जो कितनी पहले होती थी? 660 से लेकर के कितना बढ़ा? 3600 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से बढ़ा प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स की। बी पॉइंट इज कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज कॉस्ट चेंज इन आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, यानी कॉमर्शलाइजेशन, वाणिज्यकरण होने लगा फसलों का, फसल सीधे मार्केट में बेची जाने लगी किसान के द्वारा, और जो फार्मर्स थे वो सीधे सीधे देखने लगे मार्केट को, एक आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। सी पॉइंट इज इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन का बराबर इंक्रीजमेंट हुआ, हैज बीन टू सस्टेन दैट इंडिया हैज स्टार्टेड मेंटेनिंग बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। बराबर इंडिया मेंटेन कर रही थी बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है? बफर स्टॉक क्या है? ऐसी वो सिचुएशन, अगर कोई भी देश में वित्तीय काल, आपातकाल अगर आ जाता है तो उस कंडीशन में जो बफर स्टॉक है, जो यानी अगर हम बात करें किसी भी एक स्टॉक क्रॉप्स का या किसी भी एक सीड्स का पर्टिकुलर, वो भंडार गृह रखना क्या कहलाएगा? बफर स्टॉक कहलाएगा। These stock are used during period of low farm supply, जहां पर कम, जिस सेक्टर में कम मात्राएं होती थी, कम मात्राएं जिसमें सेक्टर में होती हैं, जैसे सपोज बात करें इस बार यूपी में कम फसल हुई है, आंध्र प्रदेश में ज्यादा हुई है, या फिर फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, तो ये दीज स्टॉक्स आर यूज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ, किस उसमें ये पीरियड में यूज होते थे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इसमें लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिमिटेशंस हैं, ये फीचर्स और लिमिटेशन ये दोनों इंपॉर्टेंट माने जाते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के। फर्स्ट है इसमें लिमिटेड क्रॉप्स इसमें लिमिटेड हुआ करती थी। रिवॉल्यूशन इज मेनली टू प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस ओनली। रिवॉल्यूशन केवल जो चेंजेस है किसकी कैपेसिटी बढ़ाता है? केवल व्हीट और राइस की बढ़ाता है केवल। देयर हैज बीन नो सिमिलर राइज इन प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स। और इसमें कोई बात करें केवल जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं और जो पल्सेस वगैरह हैं उस पर कोई इसका वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता। क्रॉप्स लाइक जूट, कॉटन, टी एक्सेट्रा, इसमें लिमिटेड क्रॉप्स में ये रखे गए लिमिटेशन। बी पॉइंट इज uneven separate of green revolution has not been uniform across all region। बराबर इसका फैलाव जो है सब रीजन में नहीं हो पाया था। इन स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु इट मेड अ रिमार्केबल इम्पैक्ट, यानी बात करेंगे सर पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, इसमें तो थोड़ा बहुत उत्पादन के क्षेत्र में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हुई थी, बट इन ईस्टर्न यूपी, अगर हम बात करें ईस्टर्न यूपी की, बिहार, एमपी, ओडिशा, इट वॉज रिलेटिवली इनसफिशियंट। ये बराबर इनसफिशियंट यानी इनकी जो मात्राएं पूरी तरीके से सार्थक सिद्ध नहीं हुई थी। नेक्स्ट इसमें लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, इसमें इंगेज जो भी आपकी लिमिटेड फार्मर इसमें इंगेज है। ग्रीन रिवॉल्यूशन HYV टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, यानी HYV जो टेक्नोलॉजी है उसे चाहिए एक्सपेंसिव इनपुट्स विच आर बियॉन्ड द रीच ऑफ मार्जिनल फार्मर्स। जो सीमांत जो किसान हैं जिनके पास ज्यादा जमीन नहीं है उनके पास ये उनकी पहुंच से दूर था। अब इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है सीधे सीधे, एक टॉपिक है इसमें, डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रिवॉल्यूशन? क्या भारत को एक जरूरी है दूसरी ग्रीन रिवॉल्यूशन की? बिल्कुल सही बात है, यस दिस स्टेटमेंट इज राइट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये सही है बिकॉज ऑफ फर्स्ट इज आवर प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड आर एक्सट्रीमली लो कंपेयर टू अदर नेशन। अगर हम बात करें अपने राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र से अगर हम तुलना करते हैं, हमारी जो प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड है वो क्या है? लो कंपेयर्ड है। सेकेंड पॉइंट इज
आवर फूड ग्रेन स्टॉक आर द पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी। हमारी जो फूड ग्रेन स्टॉक है उसका कोई संभावित नहीं है, वो कोई भी किसी तरीके से फिक्स नहीं है, अनसर्टेनिटी उसमें बनी हुई है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज मोस्ट ऑफ फार्मर्स इन इंडिया कंटिन्यू टू फेस अनसर्टेनिटी ऑफ वेदर। जो मौसम के अनुसार अगर हम बात करेंगे, मौसम के अनुसार जो भी आपदाएं हैं वो किसान को लगभग झेलनी पड़ती है। इसीलिए डज इंडिया नीड ग्रीन रिवॉल्यूशन? यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। फर्स्ट पॉइंट, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिवल द स्टोरी ऑफ इट्स बैकवर्डनेस। डू यू एग्री? क्या फीचर्स भारतीय जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसके जो बैकवर्डनेस है वो भारत की जो एग्रीकल्चर उसे शो ऑफ करते हैं, पिछड़ेपन को शो ऑफ करते हैं। डू यू एग्री? क्या तुम तैयार हो इसके लिए? मतलब आप इसके लिए एग्री हो क्या? आंसर इसका इट इज ट्रू, ये बिल्कुल सही है। बिकॉज ऑफ ईच फीचर्स पॉइंट टू द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये सारे जो भी यानी जो पॉइंट्स आपके नीचे गिवन है ये सारे आपके क्या बताते हैं? बैकवर्डनेस इंडियन एग्रीकल्चर की बताती है। फर्स्ट, लो प्रोडक्टिविटी। बी पॉइंट, स्मॉल लैंड होल्डिंग साइज या स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग। सी पॉइंट, यूज ऑफ बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। सेकेंड पॉइंट, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग या फिर सीलिंग ऑन होल्डिंग साइज प्रमोट्स इक्विटी। यानी जो सीलिंग ऑन होल्डिंग साइज प्रमोट्स है वो समानता को प्रमोट कराता है क्या? यस, इट इज ट्रू। या दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज ऑफ दैट सीलिंग ऑन होल्डिंग साइज प्रमोट इक्विटी। ये समानता को प्रमोट कराता है। सीलिंग सेट्स द मैक्सिमम लिमिट, यानी सीलिंग क्या कराती है? मैक्सिमम लिमिट को ये तय करती है विच एन इंडिविजुअल फार्मर कैन होल्ड लैंड ऑफ फॉर कल्टीवेशन। यानी किसान बराबर किसके जो भी आपकी लैंड कल्टीवेशन है उसमें बराबर अपने योगदान दे सके। नेक्स्ट, द सरप्लस लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लैंडलेस फार्मर्स। जो बची हुई जो आपकी लैंड का जो एरिया है यानी जो भी आपका सरप्लस में जो एरिया है वो किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था? अमंग द लैंडलेस फार्मर्स और अमंग द स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर ऑफ लैंड। दिस प्रमोट्स इक्विटी। ये किसे प्रमोट करता है? इक्विटी को, समानता को प्रमोट करता है। थर्ड इज वाइल सब्सिडी एनकरेज फार्मर्स, यानी सब्सिडी एनकरेज कराती है यानी फार्मर्स को एनकरेज कराती है टू यूज न्यू टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी को ग्रहण करने के लिए यूज कराती है। दे लीड टू ह्यूज स्ट्रेस ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंस, यानी गवर्नमेंट के ऊपर बराबर बर्डन बना हुआ है फाइनेंस का। डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ सब्सिडी इन द लाइट ऑफ दिस फैक्ट। इसके बारे में आपको समझाना बताना है। तो सबसे पहले सब्सिडी का इसमें फर्स्ट मीनिंग है, सब्सिडी रेफर्स टू द, सब्सिडी क्या है